हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केएस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम बात करते हैं राजस्थान जीके के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। राजस्थान हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वंश के बारे में, जो कि है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इससे पहले हम राजस्थान के अंदर सभ्यता काल को पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने सब हड़प्पा की प्राप्त जो जो स्थल हैं उनको पढ़ा। इसके अलावा हम एक जनरल इंट्रोडक्शन भी ले चुके हैं राजस्थान हिस्ट्री का, जिसके अंदर हमने पढ़ा कर्नल जेम्स टॉड के बारे में, जिन्हें राजस्थान हिस्ट्री का पितामह व जनक भी कहा जाता है। टी.एच. हेंडले के बारे में, जिन्होंने राजस्थान की आकृति के बारे में बताया, जो कि विषम कोणीय चतुष्पतंगाकार है। और फिर हमने पढ़ा जॉर्ज थॉमस के बारे में, जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उपयोग किया हमारे राजस्थान के लिए। आज हम शुरुआत करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये गुर्जर प्रतिहार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये गुर्जर प्रतिहार शब्द आया कहाँ से, या गुर्जर प्रतिहार शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। गुर्जर प्रतिहार शब्द असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसके अंदर पहला शब्द है गुर्जर और दूसरा शब्द है प्रतिहार। गुर्जर गुर्जर एक स्थान था, एक क्षेत्र था, जो कि गुजरात से लेकर राजस्थान के गुजरात के कच्छ से लेकर राजस्थान के भीनमाल, जालौर तथा मंडौर का क्षेत्र हुआ करता था, जिसे गुर्जरात्रा कहा जाता था। जिसे गुर्जरात्रा कहा जाता था, उस गुजरात्रा से बना गुर्जर। फिर दूसरा शब्द आता है प्रतिहार। प्रतिहार शब्द का वास्तविक अर्थ होता है द्वारपाल व रक्षक। इन दो शब्दों को मिलाकर बना गुर्जर प्रतिहार। अब हम जानते हैं कि इस वंश के बारे में, इस वंश की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या सिद्धांत हैं, या लोगों के क्या क्या मत हैं, इतिहासकारों के क्या क्या मत हैं इस वंश के बारे में। सबसे पहला मत आता है हमारा मुणौत नैन्सी का। मुणौत नैन्सी, जो कि बहुत ही बड़े लेखक व इतिहासकार हुए हैं राजस्थान में, जिनकी दो किताबें हैं, मारवाड़ प्रगनारी विगत और मुणौत नैन्सी ख्यात। इन्होंने बताया कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसकी कुल 26 शाखाएं हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाएं बताने वाले कौन से इतिहासकार हैं? तो नाम आएगा मुणौत नैन्सी। अगला जो मत देते हैं गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में, वो देते हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई कौन है? चंद्रवरदाई सबसे पहले जानते हैं कौन है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। इस किताब के अंदर ही चंद्रवरदाई ने अपना मत दिया। इन्होंने बताया कि गुरु वशिष्ठ ने सिरोही के अंदर माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ का जो अग्नि कुंड था, उस अग्नि कुंड से 4 जातियां उत्पन्न हुई। पहली जाति जो थी वो थी प्रतिहार, दूसरी जाति उत्पन्न हुई परमार, तीसरी जाति उत्पन्न हुई चालुक्य और चौथी जाति हुई उत्पन्न चौहान। तो अग्निकुंड का सिद्धांत, अगर क्वेश्चन आता है कि अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई ने बताया कि जो गुरु वशिष्ठ थे, उन्होंने एक अग्नि यज्ञ किया। और कहाँ पर किया? माउंट आबू सिरोही के अंदर एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ की जो अग्निकुंड था, उससे ये 4 जातियां उत्पन्न होती हैं, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। अब जो इनका चंद्रवरदाई का मत था, इस मत को मुणौत नैन्सी ने भी पढ़ा कालांतर में, बाद में चलकर, और उन्होंने भी इस मत का समर्थन किया कहीं ना कहीं। अगले जो इतिहासकार आते हैं अपना मत देने वाले, वो आते हैं रवि कीर्ति, यानी कि चंपू, जिनको चंपू के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको मुणौत नैन्सी के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको चंद्रवरदाई के मत के बारे में पढ़ाया। अब हम रवि कीर्ति चंपू के मत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी जो रचना है वो कौन सी है? वो है एहोल प्रशस्ति। इनकी रचना है, कहाँ पर मिली? कर्नाटका में मिली। किसके समय में लिखी गई? कौन से शासक के समय में लिखी गई? तो पुलकेशन तृतीय के समय में लिखी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तीनों, कि रवि कीर्ति की रचना का नाम क्या है? पहला क्वेश्चन वो है एहोल प्रशस्ति। किसके काल में लिखी गई? पुलकेशन तृतीय के काल में लिखी गई। कहाँ पर? कर्नाटका में। अब एहोल प्रशस्ति जो है, ये सर्वप्रथम प्रतिहार शब्द की
जो जानकारी मिलती है, गुर्जर शब्द जो लिखा मिलता है वो इसी ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है, और प्रतिहारों की प्रथम जानकारी भी इसी ऐहोल प्रशस्ति के अंदर मिलती है। अगले जो हमारे इतिहासकार आते हैं वो आते हैं गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा जो है, इनकी सबसे पहले रचना का नाम जानते हैं। गोपीनाथ शर्मा ने कौन सी रचनाएं की या कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने लिखी राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक। उस पुस्तक के अंदर इन्होंने बताया कि जो प्रतिहार थे वो वास्तविक रूप से जांगल प्रदेश के थे। अब मैं आपको बताता हूँ ये जांगल प्रदेश कौन सा था। बीकानेर का जो क्षेत्र है वर्तमान का, उसे पहले जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उस जांगल प्रदेश से इन प्रतिहारों की उत्पत्ति बताई। किसने बताई? गोपीनाथ शर्मा ने बताई। तो क्वेश्चन आ सकता है, प्रतिहारों की जांगल प्रदेश से उत्पत्ति बताने वाले इतिहासकार कौन थे? तो वो थे गोपीनाथ शर्मा। इनकी रचना का नाम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनकी रचना है राजस्थान का इतिहास। अगले इतिहासकार जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है आरसी मजूमदार के मत के बारे में पढ़ेंगे। आरसी मजूमदार, इन्हें द्वारपाल तथा लक्ष्मण का वंशज कहते हैं। अब आप देख पा रहे हैं लक्ष्मण का वंशज, और लक्ष्मण जी थे रघुवंशी। एक तरीके से प्रतिहारों को रघुवंशी कहने वाले कौन थे? वो थे आरसी मजूमदार। और इन्होंने किस शिलालेख के आधार पर प्रतिहारों को द्वारपाल या लक्ष्मण का वंशज कहा? तो वो शिलालेख था ग्वालियर का शिलालेख। ग्वालियर के शिलालेख के आधार पर आरसी मजूमदार ने प्रतिहारों को द्वारपाल या लक्ष्मण का वंशज कहा। अब जो अरबी इतिहासकार हुए हैं वो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। देखिए, अरबी फासी जो थे, सबसे पहले थे सुलेमान। सुलेमान ने इनको जुर्ज कहा। अल मसूदी ने इनको अल गुर्जर कहकर पुकारा। ठीक है। फिर आते हैं हमारे राजस्थान के इतिहास के पितामह, जनक या घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड बताते हैं कि ये जो प्रतिहार थे ये दो विदेशी जातियों के मिलन से उत्पन्न हुए। पहली जाति थी शक और दूसरी थी सीथियन। शक व सीथियन जाति के मिलन से उत्पन्न हुए प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। ये भी बताते हैं कि नहीं, जो चंद्रवरदाई ने जो सिद्धांत दिया था कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कोई गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड वगैरह से उत्पन्न नहीं हुए थे प्रतिहार, बल्कि जो गुरु वशिष्ठ थे उन्होंने इनकी अग्नि परीक्षा ली थी बस। अग्निकुंड से उत्पत्ति का कोई सिद्धांत, मतलब कोई औचित्य नहीं बनता है। बस गुरु वशिष्ठ प्रतिहारों की एक अग्नि परीक्षा ली थी, इतना ही ये कहते हैं कि उत्पत्ति नहीं हुई। बस जो गुरु वशिष्ठ थे उन्होंने माउंट आबू के अंदर प्रतिहारों की एक अग्नि परीक्षा ली थी। अगले इतिहासकार आते हैं कनिंगम। कनिंगम इनको कुषाणों की संतान बताते हैं। ऐसे ही एटेन फोनो जो है वो भी कुषाणों की संतान बनाते हैं। अब ये विदेशी इतिहासकार हैं शायद, तो वो विदेशी ही बताएंगे, मूलतः हम मान सकते हैं। तो अगले जो आते हैं वो आते हैं जैक्सन और भंडारकर। ये दो इतिहासकार हुए हैं, ये भी इन्हें विदेशी कहते हैं। जो हमारा घटियाला का शिलालेख है वो बताता है कि ये हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण हुए, उनकी संतान व उनके वंशज थे प्रतिहार। फिर जो अब हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी कौन सी है या कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है चामुंडा माता। प्रतिहार वंशों की कुल देवी, क्वेश्चन आ सकता है प्रतिहार वंशों की कुल देवी कौन सी है? वो है चामुंडा माता। मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। अब राजस्थान के अंदर हम प्रतिहार वंश की शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान के अंदर प्रतिहार वंश में हम इनकी दो शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली शाखा होगी जो कि होगी मंडौर शाखा, और दूसरी शाखा होगी बीनमान शाखा। ये दोनों शाखाएं अलग अलग हैं, इन दोनों शाखाओं को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडौर के प्रतिहारों से। सबसे पहले मंडौर के प्रतिहार के अंदर हम पहला जो वंश पढ़ेंगे वो पहले जो शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हरिश्चंद्र। जैसा कि हमने देखा कि गटियाला शिलालेख के आधार पर हरिश्चंद्र ब्राह्मण को ही प्रतिहारों का संस्थापक बताया जाता है राजस्थान के अंदर। तो सबसे पहले हम देखिए मंडौर शाखा प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल मंडौर को ही माना जाता है। फिर हरिश्चंद्र जो थे इन्होंने एक वंश की स्थापना करी, एक स्थान के अंदर स्थापना करी। उस स्थान का वास्तविक में कोई नाम नहीं था, बस स्थापना करी हरिश्चंद्र ने।
यह मंडौर के प्रतिहारों के संस्थापक कहलाते हैं। हरिश्चंद्र को कुछ उपाधियां भी दी गई, क्योंकि ये संस्थापक हैं तो इन्हें प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा गया, प्रतिहारों का संस्थापक कहा गया, प्रतिहारों का गुरु भी हरिश्चंद्र को ही कहा गया था। इनकी जो अगली उपाधि आती है वो आती है रोहिल निधि। इनको रोहिल निधि क्यों कहा गया? क्योंकि ये योग क्रिया में बहुत निपुण थे, इस कारण हरिश्चंद्र को रोहिल निधि की भी उपाधि दी गई थी। अब जो प्रतिहार अभिलेख मिलते हैं प्रतिहारों के, उनके अंदर इनको हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया जाता है। अब ब्राह्मण बताया जाता है, इनको वेदों का ज्ञाता भी कहा जाता है। अब जो ये हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र की दो मुख्य रानियां थी, एक तो क्षत्रिय रानी थी और एक ब्राह्मण रानी थी। ब्राह्मण रानी से हरिश्चंद्र को असल में कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी, जबकि जो क्षत्रिय रानी थी, क्षत्रिय रानी से हरिश्चंद्र को 4 संतान की प्राप्ति हुई थी। उनके नाम हैं रज्जिल, भोगभट, कक और दक। कौन कौन से थे? रज्जिल, भोगभट, कक, दक। अब ये जो इनकी 4 संतान थी, हरिश्चंद्र ब्राह्मण इनसे कहते हैं कि हमने प्रतिहार वंश की स्थापना तो करी, लेकिन अभी हमें हमारी राजधानी नहीं मिली है, तो आप चारों जाइए, अलग अलग स्थानों पर जाइए और एक राजधानी बनाइए। जो भी स्थान हमें अच्छा लगेगा उसे हम राजधानी बनाएंगे। तो ये 4 पुत्र इनके 4 दिशाओं में जाते हैं और अलग अलग जगह राजधानी की खोज करते हैं। तो जो सबसे पहले राजधानी खोज के लाते हैं वो होते हैं रज्जिल। रज्जिल मंडौर नामक स्थान को राजधानी बनाते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे रज्जिल के बारे में, जो कि प्रतिहारों के दूसरे शासक भी कहे जा सकते हैं या वास्तव में मंडौर शाखा के संस्थापक माने जा सकते हैं। मंडौर के प्रथम प्रतिहार राजा जो बने वो बने रज्जिल। रज्जिल ने मंडौर को राजधानी बनाया। इसके अलावा रज्जिल ने एक राज्य सूर्य नामक यज्ञ भी किया था। राज्य सूर्य नामक यज्ञ करने वाले कौन से प्रतिहार शासक थे? वो थे रज्जिल। एकमात्र प्रतिहार शासक भी थे जिन्होंने राज्य सूर्य नामक यज्ञ किया था। फिर ये जो रज्जिल थे, इन्होंने ही मंडौर के अंदर एक महामंडलेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया। इन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि भी धारण करी। तो प्रश्न आ सकता है, कौन से प्रतिहार शासक ने महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? रज्जिल। या उपाधि धारण करी? वो भी रज्जिल। इनके जो दरबारी पुरोहित थे उनका नाम नरहरि था। इन्होंने ही इनका राज्य अभिषेक भी किया था। अगले जो राजा आते हैं इनके बाद, वो आते हैं नरभट्ट। नरभट्ट नरभट्ट पहले शासक हुए जिन्होंने गौ व ब्राह्मण रक्षक के नाम से जाना गया। इन्होंने गायों की तथा ब्राह्मणों की रक्षा करी थी। इन्होंने रोहिंसपुर नगर, जोधपुर के अंदर जो रोहिंसपुर नगर है उसके अंदर एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया था नरभट्ट ने। अब इनके समय में क्या होता है, एक चीनी यात्री आते हैं जिनका नाम होता है हिवेंगसांग। हिवेंगसांग नामक एक चीनी यात्री नरभट्ट के समय भारत के अंदर आते हैं, भ्रमण करते हैं इनके मंडौर का, और इनको एक उपाधि देते हैं या इनका जो दरबार था उसको एक नाम से पुकारते हैं, वो कहते हैं पेल्ला पेणी। ये नरभट्ट का दरबार है, जो ये नरभट्ट को उपाधि देते हैं वो देते हैं पेल्ला पेणी की उपाधि, और इनके दरबार को भी पेल्ला पेणी कहकर हेमसांग पुकारते हैं। हेमसांग एक चीनी यात्री थे। इनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हेमसांग के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सबसे पहली बात, हेमसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, और हेमसांग ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था सी यू की। और हेमसांग ने जो प्रतिहार थे इनको कुलेचो नाम से पुकारा। इन्होंने इनको जिस शब्द से संबोधित किया या जो शब्द कहकर पुकारा, जो संज्ञा दी, वो थी कुचेलो। कुचेलो कुचेलो कहकर बुलाया। देखिए, रोहिंसपुर नगर जोधपुर में भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया नरभट्ट ने। इनके समय में चीनी यात्री भीनमाल आते हैं तथा भीनमाल को पिल्लो मिल्लो कहते हैं, पिल्लो मोलो कहते हैं, और जो नरभट्ट हैं उनको पहला पेणी की उपाधि देते हैं। हेंगसांग ने गुर्जरों को क्या कहा? कुचलो कहा, और हेंगसांग की पुस्तक का नाम सी यू की है। इसके बाद जो प्रतापी शासक आते हैं, अगले जो शासक हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो आते हैं नागभट्ट, जिन्हें भीनमाल शाखा का संस्थापक भी कहा जाता है। सबसे पहले नागभट्ट ने मेड़, जो हमारा मंडौर था,
मंडोर से राजधानी परिवर्तित की थी, इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई, वो बनाई थी मेड़तापुर, जो कि वर्तमान में नागौर के अंदर पड़ता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, मंडोर से मेड़तापुर राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? प्रतिहार शासक, वो थे नागभट्ट। मंडोर से मेड़तापुर राजधानी को लाए, मेड़तापुर वर्तमान में नागौर के अंदर, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है। कहा जाता है कि इन्होंने पुष्कर के घाटों का निर्माण भी कराया, परंतु दशरथ शर्मा और गौरी शंकर ओझा, ये दो ऐसे इतिहासकार होते हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, जो पुष्कर के घाट हैं इनका निर्माण नागभट्ट ने नहीं कराया। ये हमें ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। भीनमान शाखा के संस्थापक भी इन्हें ही माना जाता है। अब जो नरभट्ट थे, इनके दो पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था तात, जो कि सन्यासी बनते हैं। दूसरे पुत्र भोज, जो कि राजा बनते हैं। भोज के काल में कुछ भी ऐसा, भोज के काल की हमें जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए इसके भोज के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं शिलुक। शिलुक शिलुक ने राजा बनते ही सर्वप्रथम क्या कार्य किया? सर्वप्रथम इन्होंने जैसलमेर, वर्तमान का जैसलमेर, जिसे पहले बल्लक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, वहां के राजा देवराय भाटी को पराजित किया था। दूसरा, इन्होंने तामड़ी फरौदी के शासक को भी पराजित किया। तीसरा, इन्होंने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया जोधपुर के अंदर। शिलुक के बारे में हमें ये तीन ही बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? लक्ष्य क्षेत्र के देवराय भाटी को पराजित करते हैं, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाते हैं जोधपुर के अंदर, और तामड़ी फलौदी के शासक को पराजित करते हैं। शिलुक के बाद जो अगले प्रतापी शासक आते हैं वो आते हैं झोट प्रतिहार, या इनको झोटिंग प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। झोट प्रतिहार, झोट प्रतिहार के शासन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, परंतु कहा जाता है ये संगीत प्रेमी थे तथा ये अच्छे वीणा वादक भी थे, और ये पहले शासक बनते हैं जो कि रावल जाति के सैनिकों को रखते हैं। तो झूठ प्रतिहार के बारे में हमें दो ही बातें ध्यान रखती हैं प्रतिहार वंश के अंदर, कि ये पहली अच्छे वीणा वादक थे, दूसरी ये प्रथम शासक होते हैं प्रतिहारों के जो रावल जाति के सैनिकों को रखते हैं। तो अब हमने शिलुक के बारे में पढ़ लिया, जोट प्रतिहार के बारे में पढ़ लिया। अगले जो शासक आते हैं प्रतिहारों के वो आते हैं ककक। ककक नाम देख रहे हैं, ककक। ककक को व्याकरण व ज्योतिषी का ज्ञाता कहा गया। कहा जाता था कि व्याकरण व ज्योतिषी में बहुत निपुण थे ककक जो थे। दूसरा, इन्होंने मदुरै बिहार के युद्ध में भी भाग लिया था। मदुरै बिहार के युद्ध के बारे में मैं आगे चलकर जब हम भीनमाल शाखा पढ़ेंगे उसके अंदर बताऊंगा कि कैसे प्रतिहार और पाल वंश के बीच में मदुरै बिहार का युद्ध होता है। उस मदुरै बिहार के युद्ध के अंदर ककक भाग लेते हैं। तीसरा, इनकी पत्नी थी, दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम पद्मिनी था और दूसरी पत्नी का नाम दुर्लभ देवी था, दुर्बल देवी था, सॉरी। अब अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं इनके पुत्र वौक। वौक किसके थे? पद्मिनी से प्राप्त पुत्र थे। पद्मिनी के पुत्र, पद्मिनी व ककक के पुत्र थे वाउक। इन्होंने मंडोर का जो विष्णु मंदिर था जिसका निर्माण नरभट्ट ने कराया था, उसके अंदर वाउक का शिलालेख लगाया। अपने नाम से ही एक शिलालेख लगाया, वाउक शिलालेख, या जिसे वाउक प्रशस्ति भी कहते हैं। अच्छा, ये शिलालेख या प्रशस्ति क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पत्थर की शिला पर लेख मिले हैं जिन्हें शिलालेख या प्रशस्ति कहा जाता है। अब ये जो मंडौर जोधपुर सॉरी मंडौर विष्णु मंदिर का वाउक शिलालेख है, ये 837 या 837 ईस्वी के अंदर वाउक के द्वारा लगवाया गया था। अगले शासक आते हैं ककुक। ककक की ही दूसरी पत्नी दुर्बल देवी के पुत्र थे। ककुक दुर्बल देवी के पुत्र थे। 861 ईस्वी के अंदर घटियाला के 861 ईस्वी के घटियाला के दो शिलालेख मिलते हैं इनके काल के, यानी कि इन्होंने 861 ईस्वी के अंदर घटियाला में दो शिलालेख लगवाए। पहला शिलालेख जो है वो है माता की साल जैन मंदिर के नामक स्थान पर, जो कि प्राकृतिक भाषा के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा जो शिलालेख है वो खरगू देवल नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो कि संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है, जिसे गणेश स्तंभ, गणपति स्तंभ के नाम से भी जाना गया। अब जो ये ककुक थे, ये बहुत ज्यादा दानी बताए जाते हैं। प्रतिहार शासक के बहुत दानी शासक प्रतिहार वंश के बहुत दानी शासक बताए जाते हैं,
ककुक। इस कारण उद्योधन श्री ने इनको प्रतिहार वंश का कर्ण भी कहा, यानी कि ककुक कर्ण की उपाधि धारण करने वाले भी थे। कर्ण की उपाधि दी गई ककुक को। अब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि उद्योधन श्री ने प्रतिहार वंश के किस शासक को कर्ण की उपाधि दी, तो वो थे ककुक। ककुक के बाद अगले जो शासक आते हैं वो आते हैं यशोवर्धन। यशोवर्धन ये पहले शासक बनते हैं, प्रतिहार शासक, जिन्होंने गौ सेवा समिति की स्थापना करी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने गौ सेवा समिति की स्थापना करी, तो आंसर होगा यशोवर्धन। यशोवर्धन ने ही रोहिंसपुर जोधपुर के अंदर एक बाजार भी लगवाया था, बाजार लगाने की शुरुआत की थी। तो रोहिंसकूप नामक स्थान पर बाजार लगाने की शुरुआत करने वाला प्रतिहार शासक यशोवर्धन। कौन क्या क्या यशोवर्धन के बारे में दो बातें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी? प्रथम गौ सेवा समिति, दूसरा रोहिंसपुर का बाजार। अब इनके बाद प्रतिहार वंश के मंडौर शाखा के जो अंतिम शासक आते हैं वो आते हैं इंद्र प्रतिहार, जिनका पूरा नाम है इंद्रजीत प्रतिहार। इंद्रजीत प्रतिहार इंद्र प्रतिहार का पूरा नाम है। इसके बाद मंडौर शाखा के अंदर प्रतिहारों की अंत हो जाता है। इसके बाद इंद्र प्रतिहार, जिनका पूरा नाम इंद्रजीत प्रतिहार है, ये अपना जो क्षेत्र है वो राव चूड़ा को सौंपते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। राव चूड़ा को ये दहेज में दे देते हैं मंडौर क्षेत्र को, क्योंकि ये अपनी पुत्री का विवाह राव चूड़ा से कराते हैं। मारवाड़ के शासक जो राव चूड़ा हैं, उनसे इंद्रजीत प्रतिहार अपनी पुत्री का विवाह कराते हैं और मंडौर उनको दहेज में दे देते हैं। यहाँ मंडौर के अंदर प्रतिहार वंश का अंत होता है। इसी के साथ मैं आज की क्लास का भी अंत करूंगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है, अच्छी इंफॉर्मेशन जो कि वैल्यू ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन हो, वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार मैं आपको आगे के भी वंशों के बारे में, जो कि मेवाड़, मारवाड़, अन्य वंशों के बारे में भी बताऊंगा। परंतु अगली क्लास में हम प्रतिहारों की ही अगली शाखा, जो कि भीनमान शाखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर हम जानेंगे। बाकी जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया, मैंने आपको राजस्थान हिस्ट्री के अंदर सभ्यता काल पढ़ा दिया है। उसके अलावा जो जनरल इंट्रोडक्शन है राजस्थान हिस्ट्री का, वो भी दे दिया है। दोनों वीडियो की लिंक एंड में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड में आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कोने में आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को क्लोज करते हैं।